नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। दुनिया नए साल में प्रवेश कर गई है। पूरी दुनिया के लिए साल 2022 बहुत ही परेशानियों भरा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि उन सारी परेशानियों से 2023 में निजात मिल जाएगी। खास तौर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध से। यह युद्ध पिछले 10 महीनों से चल रहा है और अभी भी इसके खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इससे पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि इस युद्ध की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है, लेकिन युद्ध खत्म होने की कोई आस नजर नहीं आ रही। हालांकि दुनिया को एक शख्स से उम्मीद है कि वो ये युद्ध खत्म करवा सकता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आज दुनिया के टॉप लीडर्स में से एक हैं। वो दुनिया की दशा और दिशा बदलने का मादा रखते हैं। इसीलिए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उनकी तरफ आस भरी नजरों से देखते हैं और पुतिन को भी मोदी युद्ध रोकने के लिए कह देते हैं। इसके अलावा कैसे 2023 में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त। भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोड मैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। 2023 में दुनिया को मोदी से क्या उम्मीदें हैं? 2023 में दुनिया को कौन सी दिशा दिखाएंगे मोदी? 2023 में क्या दुनिया को युद्ध से निजात दिलाएंगे मोदी? नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ग्लोबल लीडर्स में से एक। पर सवाल यह है कि क्या 2023 में नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ ला खड़ा किया है। चीन और अमेरिका के बीच में तनाव की एक नई वजह हथियार बन गए हैं। 2023 में भी दुनिया में ये तनाव और बढ़ता ही नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब साल भर होने वाला है। पिछले साल फरवरी के महीने में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। दुनिया को लग रहा था कि जल्द ही यह युद्ध थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये अभी भी जारी है। युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुनिया में चाहे महंगाई हो, खाद्य संकट हो, ऊर्जा का संकट हो, सप्लाई चेन की दिक्कत हो या फिर बड़े बड़े मुल्कों का आपसी तनाव हो, इन सब की वजह एक ही है और वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध 2023 में खत्म होगा, और अगर हां तो फिर यह युद्ध कौन खत्म करवाएगा? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध मोदी खत्म करवाएंगे? यह सवाल भारत नहीं, दुनिया पूछ रही है और यह सवाल ऐसे ही नहीं पूछा जा रहा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने खुलासा किया कि अगर मोदी न होते तो पुतिन परमाणु हथियार का बटन दबा चुके होते। एक इंटरव्यू में विलियम बर्न्स ने कहा था कि मोदी के रुख के कारण ही संभावित न्यूक्लियर वॉर रुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने
परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में बार बार पुतिन के सामने अपनी चिंता जाहिर की, इसका रूस पर और पुतिन पर असर हुआ। अमेरिका ने साफ साफ नाम लिया है, कहा है कि पुतिन सिर्फ दो ही नेताओं की बात सुनते हैं, एक हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युद्ध शुरू होने के बाद नरेंद्र मोदी पुतिन से कम 5 बार फोन पर बात कर चुके हैं और हर बार उनसे युद्ध रोकने का आग्रह किया है। सबसे पहले 24 फरवरी 2022 को मोदी ने पुतिन को फोन किया था। इसके बाद 2 मार्च, फिर 7 मार्च, फिर 1 जुलाई और फिर 16 दिसंबर 2022 को मोदी ने पुतिन को कॉल करके युद्ध रोकने का आग्रह किया है। इसके अलावा मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में ग्लोबल मंच पर पूरी दुनिया के सामने पुतिन को युद्ध रोकने का ज्ञान दे चुके हैं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। यही तो मोदी की खासियत है, वो बड़े अधिकार से पुतिन को समझा सकते हैं कि अब युद्ध का जमाना नहीं है, और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति भी मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। Ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у Великій Двадцятці. Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. दुनिया में 2 बड़े गुट बने हुए हैं। पहला अमेरिका, जो सीधे तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहा है, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और रोजाना नए नए प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा रहा है। तो वहीं दूसरा गुट है चीन, जो दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है। हालांकि कोरोना की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन बावजूद इसके वो रूस और यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर रूस का साथ दे रहा है और रोजाना अमेरिका के खिलाफ फैसले ले रहा है। ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में 2023 में भारत G20 और SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करेगा। इसका मतलब यह होगा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के इन 2 बड़े गठबंधनों के अध्यक्ष होंगे। भारत की विदेश नीति पर पूरी दुनिया की नजर होगी और मोदी के लिए भी यह एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अगले ही साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो मोदी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे उनके लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर कोई आंच आए। भारत अपनी G20 की अध्यक्षता के कार्यकाल में करीब 200 बैठकें करने वाला है। ये बैठकें 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच होंगी। देश की 32 अलग अलग जगहों पर ये बैठकें आयोजित होंगी। भारत इसके जरिए एक लीडिंग पावर की भूमिका निभाने को तैयार है। भारत की क्षमताओं को परखने के लिहाज से देखा जाए तो इस अध्यक्षता का इससे बेहतर समय कोई दूसरा और नहीं हो सकता था। भारत की विदेश नीति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी और खास तौर से इस पर कि ऐसे चैलेंजिंग टाइम में भारत दुनिया को क्या दिशा दिखाता है। आज दुनिया के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन विवाद और बहुपक्षीय व्यवस्था यानी मल्टीलैटरल सिस्टम कमजोर पड़ गया है, जिसका पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। 20वीं सदी जहां वेस्ट की थी, वहीं 21वीं सदी माना जा रहा है कि एशिया की होगी। विश्व पहले ही दुनिया भर के चैलेंजेस से जूझ रहा था। ऐसे में कोविड-19 और रूस यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया के चैलेंजेस को और बढ़ा दिया है। ऐसे में जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और जब G20 का समिट भारत में होगा, तो दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी होंगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। G20 सदस्य देशों में दुनिया की 67% आबादी रहती है। ये देश ग्लोबल जीडीपी में कम से कम 85% और ग्लोबल ट्रेड में 75% का योगदान देते हैं। ये मंच दुनिया को विश्वास दिलाता है कि ग्लोबल डेवलपमेंट में सबकी भागीदारी जरूरी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिस नेतृत्व की जरूरत है, वो आज की तारीख में सिर्फ भारत ही दे सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। कुछ आंकड़ों से इसे समझिए। 2022 की टॉप 50 पावर रैंकिंग जारी हुई है। इसमें टॉप 5 लीडर्स को देखिए। नंबर 5 पर ब्राजील के राष्ट्रपति जोएर बोल्सोनारो हैं। नंबर 4 पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं। नंबर 3 पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन हैं। नंबर 2 पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और पहले स्थान पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बैक टू बैक दूसरा साल है जब मोदी नंबर 1 की रैंकिंग पर बने हुए हैं। मोदी अपने G20 के दूसरे साथियों को कैसे पीछे छोड़ रहे हैं, अब जरा ये भी देख लीजिए। 25 मोस्ट पावरफुल देशों की रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और इंडिया तीसरे स्थान पर है। G20 के बाकी देशों की बात करें तो रूस चौथे, जापान 5वें, फ्रांस 6ठे, ब्रिटेन 7वें, ब्राजील 8वें, जर्मनी 9वें, कनाडा 10वें, सऊदी अरब 11वें, ऑस्ट्रेलिया 12वें, साउथ कोरिया 13वें, टर्की 14वें और इटली 15वें स्थान पर है, यानी इंडिया से कहीं पीछे। और ये सब मोदी ने ही मुमकिन किया है। चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में समस्याएं हैं। चीन में अभी कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप है। हालात ये हैं कि प्रोडक्शन वर्कर फैक्ट्री छोड़कर अपने घर चले जाते हैं, जिसका सीधा असर प्रोडक्शन पर हो रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में करीब 35% सामान चीन के आयात पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस आपदा में अवसर पर होता है, इसीलिए यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका भी है। भारत कम से कम अपनी जरूरत के सामान की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकता है और पूरी दुनिया के लिए भी बड़ा सप्लायर बन सकता है। भारत ने जैसे खिलौनों के मार्केट में यह करके दिखा दिया है। याद कीजिए 2 साल पहले तक भारत के मार्केट्स चीन के खिलौनों से भरे होते थे। खिलौनों की दुनिया में चीन की मोनोपोली होती थी, लेकिन अब भारत चीन के खिलौनों की इस मोनोपोली को तोड़ रहा है। दुनिया में 56% खिलौनों की सप्लाई अकेले चीन से होती है, जबकि भारत सिर्फ 0.5% खिलौनों का निर्यात दुनिया को करता था। 2016 से 2020 तक भारत के खिलौनों की डिमांड का 86% सिर्फ चीन से आयात होता था। इसके बाद सरकार ने टॉय क्लस्टर प्रोग्राम चलाया, खिलौनों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 2 साल में ही चीन से खिलौनों का आयात 70% तक कम हो गया और खिलौनों का एक्सपोर्ट 61% से ज्यादा बढ़ गया। और पिछले 2 साल में भारत का खिलौनों का निर्यात 300 करोड़ से बढ़कर 2600 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी भारत चाहे तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है और चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। इसी तरह से 2023 में यह आशंका जताई जा रही है कि दुनिया में भारी मंदी आएगी। माना जा रहा है कि दुनिया के 1/3 देशों की अर्थव्यवस्था में कमी दर्ज की जा सकती है और इस साल ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 2% की वृद्धि का अनुमान है, लेकिन भारत इससे बहुत दूर है। भारत में मंदी के कोई आसार नहीं दिख रहे। दुनिया कह रही है कि दुनिया का ब्राइट स्पॉट भारत ही बना रहेगा। भारत की विकास दर इस वक्त भी दुनिया में सबसे तेज है। 7% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। CBR की रिपोर्ट कह रही है कि 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। 35 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये सब भी भारत में एक कुशल और मजबूत नेतृत्व की वजह से ही संभव हो पाया है। मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। और जो भारत 2014 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आता था, अर्थव्यवस्थाओं में आता था, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है और विश्व के वैज्ञानिकों अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि 2027 समाप्त होते होते भारत दुनिया की टॉप 3 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें आकर खड़ा हो जाएगा। दुनिया में इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता बहुत ज्यादा है, खास तौर पर यूक्रेन रूस युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई को लेकर। ये अर्जेंटीना की तस्वीरें हैं जहां पूरा का पूरा साल ऐसे ही प्रदर्शनों में बीता है। इसी तरह से लैटिन अमेरिकी देशों पेरू, इक्वाडोर और पैनामा में भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन दूसरी तरफ भारत है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। पिछले कई महीनों से देश में पेट्रोल के दाम भी नहीं बढ़े हैं। उल्टे जब दुनिया में दाम बढ़े हैं तो भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है।
हर देश में अनरेस्ट चल रहा है। सरकारें कोई भी हो, लोग खुश नहीं हैं, चाहे वो चुनी हुई सरकारें हों या चीन जैसी तानाशाही। लेकिन भारत में लोग न सिर्फ खुश हैं, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। इसीलिए तो 2022 में गोवा, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड और गुजरात मिलाकर मोदी के फेवर में स्कोर 5-0 रहा। आम आदमी पार्टी का स्कोर पंजाब में जीत के साथ 1 रहा और हिमाचल में जीत के साथ कांग्रेस का भी स्कोर 1 रहा। इन 7 राज्यों के नतीजों को डिकोड करने से 23 के नतीजों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और 24 का भी अनुमान मिल सकता है। मोदी न सिर्फ जीत रहे हैं, बल्कि बम्पर जीत रहे हैं और खास तौर पर गुजरात में इसका अंदाजा मिल गया। 2024 में भी मोदी की कोई टक्कर में नहीं दिख रहा। अगर लोग खुश नहीं होते तो उन्हें जिताते कैसे? यानी अभी देश हो या दुनिया, मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।